चैनल अतुल अकादमी और आपके मोबाइल ऐप अतुल अकादमी बैठकर समझ स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो आज जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जब आप पढ़ रहे हो, तो आप मेरी हर क्लास में देखते होंगे मैं बोलता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वाक़ई महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई भी अंग हिंदी का या किसी भी विषय का किसी काम का नहीं है तो सिलेबस में क्यों है? तो सिलेबस में रहने वाला हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की टॉपिक आज का जो क्लास है वाक़ई बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें मैथिली शरण गुप्त की चर्चा हो रही है। पूर्णतः द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में इनका नाम सर्वप्रथम आता है। प्रथम राष्ट्र कवि का भी दर्जा इन्हें मिलता है। उनको डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और डिप्टी नहीं। 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राम शरण गुप्त था और इनकी माता का काशीबाई था। काशीबाई से जन्मा यह पुत्र इतनी तीव्रता के साथ संपूर्ण जगत में छा जाएगा, शायद किसी को नहीं पता। पिताजी रामशरण जी साहित्यिक रचना पहले से ही किया करते थे। यही कारण है कि साहित्य की रचना करना इनको विरासत में मिला था। बहुत छोटी सी उम्र में कवित्व सवैया में इन्होंने पद लिखकर अपने पिताजी को अचंभित कर दिया था। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाओं की शुरुआत होती सन 1905 ईस्वी से होती है। इन्होंने हेमंत नामक कविता को लेकर अपने जीवन का श्री गणेश किया था लेखन कार्य का। लेकिन पूरी तरह से एक पुस्तक के रूप में इनका कोई योगदान होता तो वो 4 साल और लग गए। सन 1909 ईस्वी में इनके जीवन के पहला काव्य संग्रह रंग में भंग प्रकाशित हुआ, लेकिन इनको कीर्ति नहीं मिली थी। रंग में भंग प्रकाशित होने से पहले इनके जीवन की प्रारंभिक रचनाएं वैश्व प्रकारक नामक एक पत्र निकलता था जो कलकत्ता से, उसी से प्रकाशित होती थी। यानी अभी तक मैथिली शरण गुप्त की जो शिकारे थे वो गर्दिश में थे। इनकी वास्तविक पहचान पूरी दुनिया ने जब सम्मान करना शुरू किया, पूरे भारत ने जब इनको पहचाना, उस समय कोई और नहीं, सन 1912 का था। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने भारत भारती नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत के वर्तमान, प्राचीन और अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की परिकल्पना करते हुए भारत के वास्तविक रूप को दिखाने की कोशिश की। इस ग्रंथ का प्रभाव यूं रहा कि जब महात्मा गांधी ने इनके भारत भारती को पढ़ा, तो मैथिली शरण गुप्त को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि का होने का दर्जा प्रदान कर दिया। तो राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को दे दी। मैथिली शरण गुप्त की जब कीर्ति ऐसे ही बढ़ रही थी, इसके पहले ही महावीर प्रसाद द्विवेदी को इनका सानिध्य प्राप्त हो चुका था। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनको आशीर्वाद दे चुके थे और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपने गुरु स्वीकार करते थे। तुलसी करते कैसे तुलसी भी मानस रात यदि उनको नहीं मिला होता महावीर का प्रसाद। प्रतीकात्मक ढंग से इस बात को उन्होंने कहा कि महावीर के प्रसाद से ही संभव हो सका तुलसी का काव्य लिखना, और मुझे भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसादानुसार प्रसाद के द्वारा ही आज राम के चरित्र को लिखने की क्रम को मैं शुरुआत कर रहा हूं। सन 1912 का ही समय है, सन 1914 का समय है, जब उर्मिला विषय उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था। ये 12 और 14 के बीच का समय है। गुरु की प्रेरणा से प्रभावित होकर के उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ शिष्य, जैसे कि सन 1914 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के इसी लेख से प्रभावित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने साकेत को लिखना शुरू किया, परंतु साकेत को पूरा करने में इनकी दिलचस्पी न लगी और सियाराम शरण गुप्त के बहुत बहुत बार कहने पर, क्योंकि सियाराम शरण गुप्त इनके छोटे भाई हुआ करते थे, अनुज थे, लेकिन शारीरिक कमजोरी की वजह से उनको आए दिन बुखार और रोग ने ऐसा ग्रसित किया कि मैथिली शरण गुप्त को भी आखिरकार इनके दुख ने और इनकी मृत्यु ने झकझोर दिया और काल के जाल में समा गए। सियाराम शरण गुप्त के बहुत कहने के बाद मैथिली शरण गुप्त ने अंततः 1931 में साकेत को पूरा किया। सन 1964 ईस्वी तक की इनकी काव्य यात्रा लगातार जारी रही, जो कि सन 1905 से प्रारंभ हुई। साकेत नामक रचना को लेकर इन्होंने राम काव्य को लिखा तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में इनको आधुनिक खड़ी बोली का तुलसीदास कह दिया। और क्यों न कह दें, क्योंकि साकेत नामक रचना, जो कि पाली भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या होता है, तो अपने कथानक को, अपने महाकाव्य को इन्होंने, जो नायक था उसको अयोध्या ही चुना और उसकी कथा को दर्शाते हुए उर्मिला के विरह को इन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया। उर्मिला के नवा सर्ग पूरी तरह से विरह पर आधारित। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे गुरुकुल, हिंडिमा, सिद्धराज,
पृथ्वी प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा, सॉरी पंचवटी, जय भारत, है ना, और भी बहुत सारे उस टाइम। तो सारे लेक्चर देता रह जाऊंगा तो ऐसे देता रहूंगा। तो आइए आज इन्हीं मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानते हैं, जिन्होंने साहित्य लिखने के लिए 3 प्रेमिकाएं भी रखी थी मतलब थी प्रेमिकाएं। अब कभी व्यभिचारी नहीं हो जाता इस हिसाब से, बल्कि काव्य की प्रेरणा लेता है वो सौंदर्यता से, प्रेम से, तो उसको काव्य की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, मैथिली शरण गुप्त आज हम इन्हीं की चर्चा करना चल रहा है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। स्थान की अगर बात करें कि किस स्थान पे हुआ था, तो चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम रामशरण गुप्त था। तो इनकी माता का जो नाम था वो क्या था, काशीबाई था। मित्रों, 3 अगस्त को इनके जन्म दिवस के आधार पर कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इनका जन्म दिवस था। मित्रों, इनके भाई का नाम हमने बता दिया है कि नाम था, अनुज थे जिनका नाम था सिया राम शरण गुप्त। अब इनके गुरु का नाम भी आप लोग जानते हैं, इनके गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर हम देखें प्रथम कविता, तो हम पाएंगे कि इन्होंने कविता लिखी थी, प्रथम कविता हेमंत राम से, गुणवंत हेमंत के नाम से किसने लिखा था, श्रीधर पाठक ने। अब देखिएगा मित्रों, प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह इनका कौन सा रहा है, जी हाँ, रंग में भंग। कब लिखा इसको, 1909 में। इसको कब लिखा, संभवतः 1905 में। इन्होंने जब ये बातें की तो इनकी प्रारंभिक रचनाएं, इनकी प्रारंभिक रचनाएं कहां प्रकाशित होती है, जी हाँ, वैश्योपकारक पत्र में। ये पत्र कहां से निकलता था, कभी पूछ ले तो आप जानते रहे कि कलकत्ता से निकलता था। तो वैश्योपकारक नामक जो ग्रंथ है और पत्र है, उसी से इनके जीवन की प्रारंभिक रचनाएं यानी हेमंत वगैरह प्रकाशित हुई। ठीक है, जब इसमें प्रकाशित हुई तो मित्रों, जबकि इनकी प्रथम प्रकाशित पत्रिका मैंने बताया ना कि पत्र कौन था, प्रथम काव्य कौन था, रंग में भंग। प्रथम कविता कौन सी थी, हेमंत 1905 ईस्वी। ठीक है, गुप्त जी को वैसे, गुप्त जी को खड़ी बोली इनमें, इन्होंने अपनी रचना किसमें की, तो जी हाँ, आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी रचना खड़ी बोली में की। और आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका प्रिय छंद क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं में इनका जो प्रिय छंद हुआ करता था वो हुआ करता था मित्रों हरिगीतिका। हेतु प्रेक्षा का कौन था, हेतु प्रेक्षा का बादशाह जिसे कहा जा सकता है, उसे हम जैसी कह सकते हैं। हेतु प्रेक्षा प्रिय छंद किसका था, तो जैसी का। और खड़ी बोली में हरिगीतिका छंद को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन, तो रामशरण गुप्त। और ये मौजूद है हमारे बीच में, यानी इनकी जो मृत्यु थी हमने नहीं लिखा शायद, नहीं, इनकी मृत्यु हुई हो गई थी 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में ये काल के काल में जब समाये, तब तक इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं का बहुत बड़ा भंडार दे दिया था। आइए एक एक चीजों को हम समझते हुए चलते हैं। अब आपको याद रखना है इनके जन्म को, इनके स्थान को। प्रथम कविता थे 1905 को, पहला काव्य संग्रह सन 1909 को, पिता का नाम रामशरण, माता का नाम काशीबाई। और कवि दिवस किस मना कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 3 अगस्त को। भाई कौन था, यानी अनुज कौन था, श्री रामशरण। ये गांधीवाद से बहुत प्रभावित थे। कौन, गांधीवाद से बहुत प्रभावित थे श्री रामशरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसा व्यक्ति थे जिनके नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। छंद कौन सा था, हरिगीतिका। और किस बोली में लिखते, किस भाषा में लिखते थे, तो खड़ी बोली। मुझे आशा की ये बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब एक एक चीजों को हम क्रमशः पर्दाफाश करते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, समझने की बात है। चलिए देखते हैं। भारत भारती, यह रचना सन 1912 ईस्वी में इन्होंने लिखा। इस रचना में भारत के स्वर्णिम पल व अतीत के साथ, या अतीत को मतलब यहां प्राचीन लिख सकते हैं, अतीत के साथ साथ स्वर्णिम पल व अतीत के साथ साथ
वर्तमान का विश्लेषण करते हुए वर्तमान व भविष्य के युवाओं को जागृत रहने का आह्वान गुप्त जी ने किया है। क्या किया भाई? गुप्त जी ने आह्वान किया है। हमने बताया था कि भारत भारती की रचना के आधार पर की रचना करने के बाद महात्मा गांधी ने इनकी रचना पढ़कर बहुत प्रभावित हुए और गुप्त जी को यानी मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि उपाधि दे डाली। महात्मा गांधी ने जब भारत भारती को पढ़ा तो मैथिली शरण गुप्त को कहा कि यह व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्र कवि है। ठीक है। इनकी प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण आयाम साकेत नामक रचना पर भी रहा है। साकेत सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है। साकेत 1931 में प्रकाशित हुई, डॉक्टर नगेंद्र ने इसको जीवनवादी काव्य कहा है। मित्रों ये बात तो ठीक है, आप अगला देखिएगा। विष्णुप्रिया एक इनकी रचना है। विष्णुप्रिया नामक रचना में गुप्त जी ने वैष्णव भक्ति तथा चैतन्य महाप्रभु से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट किया है और बताया है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे कृष्ण भक्ति को बंगाल में प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया इस बात को बताया। वैष्णव भक्ति क्यों श्रेष्ठ है यानी इसकी श्रेष्ठता को यहां पर बताया गया है, क्योंकि ये खुद एक वैष्णव भक्त थे, राम भक्त थे। तो ये चीजें आपको समझना है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसको आप हल्के में ले सकें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ता। मित्रों, यशोधरा और आनंद ये दोनों दो रचनाएं, इन्हीं की एक ही है। आनंद दोनों गीत नाट्य होने के साथ साथ बौद्ध धर्म के वास्तविक गुण, संप्रदाय, जाति, लिंगीय भेद न रखने का गुणगान हुआ है। बात को समझिएगा। अगली रचना देखते हैं। एक इनकी रचना लिखी है भैया गुरुकुल नामक रचना में सिख धर्म की पवित्रता व उसके पर्याय को समझाया है। कितनी पकड़ थी इनको, न केवल अपने वैष्णव धर्म की बल्कि अन्य धर्मों की, क्योंकि यह व्यक्ति की जो लेखनी थी काव्य के माध्यम से भी हर धर्मों को स्पष्ट करने के कारण कार्य किया। शक्ति नामक एक इनका काव्य मिलता है। शक्ति नामक काव्य में शाक्त धर्म के स्वरूप व उसके आयाम
को स्पष्ट किया है। बात को समझिएगा। इसके अतिरिक्त भी एक ग्रंथ मिलता है, काबा और करबला। कौन सा? काबा और करबला नामक ग्रंथ में इस्लाम धर्म के महत्व व उसकी वैज्ञानिकता को स्पष्ट करते नजर आते हैं। बात को बढ़िया से समझें। काबा करबला में, अब देखिए, इस्लाम को भी कहा, शाक्त धर्म को भी कहा, सिख को भी कहा, और बौद्ध धर्म के भी बारे में कहा, वैष्णव धर्म के बारे में भी कहा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा नामक रचनाएं राम भक्ति से संबंधित हैं। कौन कौन सी? साकेत को, पंचवटी को, प्रदक्षिणा को, इन्होंने राम के भक्ति पर ही लिखा है। द्वापर नामक रचना में कृष्ण के जीवन पर आधुनिकता का आवरण देते हुए प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये द्वापर में कृष्ण की, साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा में राम की, काबा और करबला में इस्लाम की, शाक्त में, शक्ति में शाक्त की, गुरुकुल में सिख की, यशोधरा और अनघ में बौद्ध धर्म की इन्होंने व्याख्या की है। आशा है कि ये बात आपको अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रही है। जब विस्तृत व्याख्या मिले और सारी चीजें टू द पॉइंट मिले, आपको खुश होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। अब अगले देखिएगा, महाभारत की कथा को आधार बनाकर इन्होंने जयद्रथ वध, सौरंध्री, वक संहार, वन वैभव, नहुस, हिंडिबा, शकुंतला, तिलोत्तमा और जय भारत नामक रचनाओं को लिखा। किन सी रचनाओं को लिखा? इन बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने किस पे आधार पर लिखा है? महाभारत की कथा। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जरा देखिएगा, ऐतिहासिक वीर पुरुषों पर इन्होंने रंग में भंग, सिद्धराज, पत्रावली, विकट भट्ट, सृजित किया। अब थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ते हैं। अंजलि और औघार्य नामक रचना को महात्मा गांधी के जीवन पर अहिंसा, महात्मा गांधी के जीवन पर अहिंसा, सत्य व देश प्रेम का प्रभाव स्पष्ट किया गया है। इनकी कुछ काल्पनिक
रचनाएं हैं जिसमें कि आप कह सकते हैं कि भारतीय सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ साथ वैतालिक भी इनकी काल्पनिक है। इसके साथ साथ इसमें हिंदू नामक एक रचना है इनकी, ये भी काल्पनिक है। और एक ग्रंथ जो है अजित, ये भी काल्पनिक है। तो ये इनके जो 4 ग्रंथ हैं, भारत, भारतीय, वैतालिक, हिंदू और ये इनके काल्पनिक ग्रंथ हैं। बात को समझिएगा, इन्होंने बांग्ला के माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध का विरहिणी, वज्रांगना और वीरांगना शीर्षक से अनुवाद किया। साथ ही साथ ये बड़े रसिक थे एवं मधुप उपनाम का प्रयोग करते हुए मेघनाद वध को अतुकांत शैली में लिख डाला। अतुकांत शैली में लिख डाला किसको? मेघनाद वध को, जो कि किसकी रचना थी? मधुसूदन दत्त की, जो कि बांग्ला के कवि थे। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। यशोधरा इनका एक चंपू काव्य है, बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया तो लिख लीजिएगा। यशोधरा इनका एक चंपू काव्य है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति को लिखा था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आशा है कि सारी चीजें आप लिखे जा रहे हैं और धड़ाधड़ समझे जा रहे हैं। इतनी विस्तृत व्याख्या मिलना थोड़ा सा कठिन है। ऐसा नहीं कि मैं संसार के पृथ्वी के ऊपर से लाया हूं, लेकिन बहुत मेहनत होती है। कभी यहां खड़े होकर आप देखिए, बैठकर घर पर लेट कर आप पढ़ रहे हैं या कहीं पर, तो वो एक अलग विषय होता है। तो इसी में एक आध जब बातें हमारी फिसल जाती, बोल कुछ देता हूं, लिख कुछ देता हूं, तो बच्चे ऐसा सवाल करते हैं जैसे लगता है कि दुनिया का पहला शख्स गलती किया है, जबकि मनुष्य गलतियों का ही पुतला है ना। ये सारी चीजें होती हैं, गलत हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी, स्वाभाविक है, और हम चाहते हैं कि आप हमारी गलती बताएं। तो गुप्त जी ने जो है क्या किया था, जरा समझेंगे। गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की एक पुत्री थी जिसका नाम जैनी था। क्या था? जैनी था। इसके नाम पर ही गुप्त जी ने जैनी नामक कृति को लिख डाला। ये बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनका चर्चित काव्य ग्रंथ भारत भारती को लिखने की प्रेरणा मुसद्दसे हाली, जो कि बांग्ला और उर्दू के महाकवि थे, मुसद्दसे हाली और कैफी के भारत दर्पण, ये इनकी रचनाएं थी, भारत दर्पण से प्राप्त की थी। क्योंकि इसमें यानी भारत दर्पण में भारत के उस रूप का जो स्वर्णिम युग था, स्वर्णिम पल को भी यहां पर व्याख्यात किया गया है। यहां भारत के गर्दिश को भी दिखाया गया है और भविष्य की चिंता भी दिखाई गई। तो इनमें जो तीनों चीज थी, इसी से प्रभावित, चूंकि लैंग्वेज अलग थी, तो प्रभावित होकर के, इनसे प्रेरणा लेते हुए, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने अपना जो भारत भारती को लिखा 1912 ईस्वी में। तो शायद समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। साकेत नामक रचना का हमने ये लेक्चर बता दिया है। कार्य सन 1914 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, पर यह पूर्ण हुआ सन 1931 ईस्वी में,
साकेत नामक महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं। गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख से मिला था, जिस लेख का शीर्षक था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इसी से गुप्त जी को लेखन कार्य साकेत की प्रेरणा मिली थी। यह लेख जो है, यह लेख जुलाई 1908 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छद्म नाम कौन सा था भाई? भुजंग भूषण। छद्म नाम का प्रयोग करते हुए, छद्म नाम क्या था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। भुजंग भूषण भट्टाचार्य छद्म नाम से छपा था। तो इस नाम का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस शीर्षक को लिखा था। इतनी बात क्लियर हुई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या हो सकता है। मित्रों, साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है, जिसका अर्थ अयोध्या होता है। क्या होता है? अयोध्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। इनकी प्रतिक्रिया को सुनने के बाद गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र, मैं लोगों का कवि मात्र हूं। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। हमने बताया कि इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास कहा गया है, जिसको कहा है किसने? जी हां, गणपत चंद्र गुप्त ने। और इनको हरगीतिका का बादशाह भी कहा जाता है। हरगीतिका का क्या कहा जाता है? बादशाह भी कहा जाता है। अब इनके कुछ प्रमुख ग्रंथों को देख लें। जैसे आप लोगों ने देखा ही है कि रंग में भंग 1909 एक हो गया। दूसरा देख लेते हैं, जयद्रथ वध 1910। तीसरा हो गया किसान 1917। चौथा हो गया विकट भट्ट 1929। पांचवा हो गया गुरुकुल 1929। छठवां हो गया भारती 1912। सातवां हो गया झंकार 1929। आठवां हो गया साकेत 1931। नवा ग्रंथ अगर हम देखें तो मिलता है यशोधरा 1932। 10वां देखते हैं, 10वां है द्वापर सन 1936। और 11वां प्रश्न देखिएगा, इसे कहा जाता है पंचवटी और इसे लिखा था सन 1925 ईस्वी में। 12वां देखें तो इसे कहा जाता है हिंदू, सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर हम 13वीं इनकी रचना देखें तो है वो सिद्धराज, जो कि सन 1936 में प्रकाशित हुई। 14वीं इनकी रचना देखें तो मिल जाती है जय भारत। कौन सी? जय भारत, सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 15वीं रचना हम देखें तो विष्णु प्रिया मिल जाती है। कौन सी? जी हाँ, विष्णु प्रिया मिल जाती है, जो कि सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक और रचना मिल जाती है जिसे हम वैतालिक कहते हैं। क्या कहते हैं?
वैतालिक नामक रचना भी इनकी मिल जाती है। मित्रों ये तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, और भी देखते हैं, अभी कुछ और भी देखते हैं जो आप सबके लिए आवश्यक है। 17वीं रचना अगर हम देखें तो पद्य प्रबंध नजर आती है। 18वीं रचना देखें तो शक्ति नजर आती है। 19वीं रचना देखें तो एक रचना मिलती है हिंडिबा, हिंडिबा। और अगर हम इनकी 20वीं रचना देखें तो वो रचना मिलती है पृथ्वीपुत्र के नाम से। और 21वीं रचना देखें तो काबा और कलबला मिलती है। 22वीं देखें तो हमें मिलती है त्रिपथगा, 22वीं होगी। 23वीं रचना अगर हम देखें तो हमें 23वीं रचना मिलती है विश्व वेदना। 24वीं रचना हम अगर देखें तो मिलती है स्वदेश प्रेम, नहीं स्वदेश संगीत। और 25वीं रचना अगर हम देखें तो मिल जाता है प्लासी का युद्ध। 26वां देखें तो ग्रंथ मिलता है वृत्त संहार। और 27वें नंबर पर हम देखें तो ग्रंथ मिलता है मेघनाद वध। इसमें से प्लासी का युद्ध, वृत्त संहार और मेघनाद वध तीनों अनुदित रचनाएं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने डॉक्टर नगेंद्र ने इनके यानी गुप्त के इनके कुल दो प्रबंध काव्य व 19 खंड काव्य बताए हैं। बात तो समझिएगा, यहां पर समाप्त हुआ। अब बहुत सारी इनकी पंक्तियां हैं, पंक्तियों को गाकर सुनाऊं तो आनंद तो जरूर आए, लेकिन काव्य आपके लेट हो जाएंगे। हमें लगता है जो गुणवत्ता पर शिक्षा मैं दे रहा हूं, अब इसको नोट कर लिए हैं, हम पंक्तियां आपको पीडीएफ रूप में दे रहे हैं, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। बस यहीं पर समाप्त होते हैं आपके मैथिली गुप्त जी। इससे संबंधित बहुत सारी बातें आज हमने की, लगातार इतनी बड़ी क्लास रही, आप सबने लगातार इसको देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद रहे, तब तक आप सबका दिन शुभ रहे।